नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पटना में। मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज एक ऐसे वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप बारीकी से एक एक बात को समझेंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, यही थंबनेल में भी मिलेगा। लिखा बिहार एसएससी इंटर लेवल से संबंधित है। इसमें क्या चर्चा करेंगे, हम लोग सिलेबस चर्चा करेंगे। आखिर इंटर स्तरीय जो बिहार में वैकेंसी आया है उसका सिलेबस क्या होगा, ए टू जेड शुरू से लेकर के अंत तक सिलेबस, और सारा सिलेबस पीटी क्या होगा, मेंस का होगा, कितना नंबर होगा, कौन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, सारे चर्चा करेंगे। इसमें प्री प्लस में दोनों के लिए होगा। पीटी में क्या होगा, कितना नंबर का एग्जाम होगा, कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या, कहाँ से नंबर पूछेगा, क्या पूछेगा, सारी बातें इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे चयन प्रक्रिया का, कि आखिर ओवरऑल इसका सिलेक्शन फाइनल कैसे होगा, पीटी के बाद क्या होगा, प्रीमेंस के बाद क्या होगा, टाइपिंग के बाद क्या होगा, सारी बातों का हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारी बातें चर्चा करेंगे। इसमें जॉब प्रोफाइल की बात भी करेंगे कि जॉब प्रोफाइल आपका कैसा जॉब होगा, कहाँ मिलेगा, और क्या क्या इस पर पोस्टेस होंगे, कैसा जॉब होगा और कहाँ जॉब आपको मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट कैडर है कि स्टेट कैडर है, सारी बातों का हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अपना सर्वश्रेष्ठ दूं, और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि हमारे संस्थान से जुड़े कितने लोगों का फाइनल ओवरऑल पिछला बिहार एसएससी पहला इंटर स्तरीय एग्जाम लिया था, उसमें फाइनल ओवरऑल कितने लोग का सिलेक्शन हुआ, अंतिम रूप से चयन कितने लोग हुए हैं, उसके बारे में भी मैं दिखाऊंगा। उनका फोटो सहित पोस्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइप का मैं दिखाऊंगा कि फाइनल ओवरऑल सिलेक्शन कैसे हुआ। लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगा आपको। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं 2 पेश किया हूँ, बाकी बहुत सारे आगे मिलेंगे आपको इस टाइप का फोटो। चलिए आइए पहले हम लोग चर्चा करते हैं विस्तार बारी बारी से सारी बातों को। तो पहले हम लोग बात कर लें नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन आया, अगर आप नए होंगे तो आप मेरे पहले वाला वीडियो में देख सकते हैं। हम लोग एक एक बातें बारीकी से चर्चा करेंगे। जैसे पहला इसमें हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिहार इंटर स्तरीय जो एग्जामिनेशन होने वाला है इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, उसके बारे में अगर चर्चा करें तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, BSSC आप शॉर्ट में कह सकते हैं। अगर अगला पॉइंट की बात करें, नेम ऑफ द एग्जाम, आखिर एग्जाम का नाम क्या होगा, तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंटर लेवल 2। इसका मतलब 2 का मतलब क्या है सर, ये 2 का मतलब क्या हुआ, सन 2013-14 ईस्वी में पहला इंटर स्तरीय बिहार में वैकेंसी आया था। यानी क्रम में वैकेंसी का क्रम में इंटर स्तरीय जो होगा दूसरा क्रम है, यानी दूसरा क्रम का वैकेंसी दिया हुआ है। ओवरऑल बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज का, कितना इसमें टोटल पोस्ट है, तो टोटल पोस्ट 11,098 है। टोटल 11,098 पद के लिए नोटिफिकेशन आया है, जिसका आप फॉर्म भराएगा, एग्जाम होगा, फाइनल ओवरऑल 11,098 ये लोग का बेरोजगारी दूर होगा, रोजगार मिलेगा, उतने पदों के लिए है। अगर बात करें जॉब टाइप का, तो जॉब टाइप क्या है, तो बिहार गवर्नमेंट का जॉब है, बिहार सरकार का, स्टेट लेवल का, बिहार सरकार का राज्य स्तरीय कर्मचारी बनेंगे, लिपिक बनेंगे। इसमें आपको बिहार में सेवा देने का मौका मिलेगा। अगर जॉब की लोकेशन की बात करें तो जॉब की लोकेशन बिहार में होगा। ओवरऑल जॉब का लोकेशन जो होगा बिहार में ही होगा, चाहे वो कहीं भी हो, बिहार में ही होगा। चाहे बिहार का उत्तर छोर पर दे, चाहे दक्षिण छोर पर दे, पूरब दे, पश्चिम दे, कहीं भी दे, तो बिहार में ही लोकेशन जॉब का होगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट कैडर की बात करें तो लिपिक, समाहरणालय वगैरह में जो क्लर्क हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट कैडर है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब देगा। अगर बात करें स्टेट कैडर का, स्टेट कैडर में जैसे राजस्व कर्मचारी हो गया, पंचायत सचिव हो गया, ये स्टेट कैडर पोस्ट है, मतलब कि बिहार का कहीं भी अन्य जिला में आपको दे सकता है। हो सकता है जैसे पिछला में अब तक ऐसा हुआ है, हो सकता है इस बार ऐसा करे कि डिस्ट्रिक्ट कैडर कर दे कि सबको होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाए, हो सकता है सबके लिए स्टेट कैडर कर दे कि सभी पद को स्टेट कैडर के हिसाब से लोकेशन दिया जाए, मतलब कि कहीं दूसरा जिला में दिया जाए, होम गृह जिला में ना दिया जाए। चलिए ये हुआ ओवरऑल जॉब लोकेशन का। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। इसमें जो पहला एक होगा प्रारंभिक परीक्षा, उसको जो हम लोग पीटी कहेंगे, प्रीलिम्स कहेंगे, प्रारंभिक परीक्षा होगा, वो टोटल इसमें एक एग्जाम होगा। टोटल पेपर कितना होगा, एक एग्जाम होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होगा। जो एक क्वेश्चन 4 नंबर का हुआ तो टोटल पूर्णांक की बात करें तो 600 नंबर का होगा। 600 नंबर का टोटल पूर्णांक हो गया। जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तो मैथ का 25 क्वेश्चन होंगे, मैंने 25 अगर एक 4 नंबर का है तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 100 नंबर का हो जाएगा पूर्णांक में। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होगा। रीजनिंग की अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, ये भी वही सेम कंडीशन इसमें भी है, 200 नंबर का हो जाएगा। अगर जीके जीएस बात करें, जीके जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी मिला करके बात करें, करंट अफेयर सब इंक्लूड करके बात करें, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, टोटल इसमें भी हो जाएगा 200 नंबर का। अगर साइंस स्पेशल की बात करें, जिसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होगा। अगर बात करें तो 100 नंबर ऑफ पूर्णांक में हो जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होगा।
अगर पिछला की बात करें तो पिछला लगभग 112 नंबर जिसका आ रहा था, 112-13 नंबर जिसका आ रहा था, वो हम अपनी आंखों से देखे हैं। जिसका 12 या 13 नंबर आ रहा था ओवरऑल पीटी क्वालिफाई कर चुका था, उसका पीटी हो चुका था। पिछले बार लगभग 13,000 सीट था और इस बार पॉपुलेशन बढ़ा है और बहुत दिन के बाद आया है, तो आप सोच सकते हैं कि कुछ ज़्यादा फॉर्म गिरेगा, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो इस कंडीशन में कटअप थोड़ा सा ज़्यादा रहने का संभावना है। फिर भी अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 ले आते हैं तो आप सेफ जोन में आएंगे। जनरल कैटेगरी 120 नंबर यदि आपका आता है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। बाकी रहा कम बेसी होने का, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन लेवल पर कि कैसा क्वेश्चन पूछा है और कितना पूछा, कैसा क्वेश्चन पूछा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, कितने लोग अपेयर हुए हैं, कितना लोग एग्जाम दिए हैं, इसमें कितना फॉर्म गिरा था, कितना अनुपस्थिति हुआ, कितना उपस्थिति हुआ, इन सब सारी मैटरों पर उस समय मैं बताऊंगा कटअप के बारे में, तत्कालीन वीडियो होगा। बात करें इसमें निगेटिव का, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रश्न यदि सही करेंगे, अगर एक प्रश्न सही करेंगे तो उसमें 4 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप एक गलती करते हैं, अगर एक गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। मतलब ये हुआ, जैसा कि आप देखिए कि टोटल आप क्वेश्चन 5 नंबर बना है। टोटल क्वेश्चन कितना बना है? टोटल अब 5 क्वेश्चन बना है। 5 क्वेश्चन बनाए हैं तो आपको अगर पाँचों सही होता तो नंबर कितना मिलता? 20 नंबर, अगर सही होता तो। लेकिन 5 में आप 3 सही किए हैं, 3 राइट किए हैं आप, तो नंबर कितना मिलेगा? 12 नंबर मिलेगा। यानी गलत कितना किए हैं? तो 2 रॉन्ग किए हैं, ठीक है। तो 2 रॉन्ग किए हैं आप, तो 2 रॉन्ग किए हैं, गलत किए हैं, तो नंबर यानी कि 2 नंबर, एक नंबर में एक यदि गलती करते हैं तो 1 नंबर कटता है, तो 2 नंबर में 2 क्वेश्चन गलती किए तो नंबर कितना कटेगा? 2 नंबर कटेगा। तो इसके लिए 2 नंबर कटेगा। इसका मतलब कि 12 में से -2 करेंगे तो कितना नंबर ओवरऑल आपका बचेगा? 10 नंबर बचेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करें हम लोग टोटल रिजल्ट फॉर मेंस के लिए टोटल क्वालिफाई कितने बच्चे होंगे? तो 11,098, यानी कि टोटल सीट का 5 गुना रिजल्ट देता है। पिछले बार भी दिया था लगभग 65,000, तो इस बार भी आपको 11,098 गुने 5 माने कि 55,490 पीटी क्वालिफाई करेंगे। वो मेंस के लिए एग्जाम में बैठने का योग्यता रखेंगे। इतना पद है, कितना भी लोग एग्जाम दे, कितना भी लोग मान के चलिए वैकेंसी में अपेयर हो, कितना भी फॉर्म गिरे, लेकिन जितना सीट है, सीट का 5 गुना लोग का पीटी सिलेक्शन होगा। जैसा कि आप पीटी में देख चुके हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ का 25 होगा और रीजनिंग का नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, जीके जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगा 50 होगा, साइंस का 25, टोटल मिलाकर अगर करेंगे तो 150 होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होगा कि पीटी के लिए। तो इसके लिए मैथ का सिलेबस क्या होगा, रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा, जीके जीएस का सिलेबस क्या होगा, साइंस का सिलेबस क्या होगा। तो आइए उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीके जीएस और साइंस में खुद पढ़ाता हूं, तो पहले ओवरऑल उसका सिलेबस की बात करूंगा मैं, उसके बाद मैथ और रीजनिंग की बात करूंगा। आइए सामान्य अध्ययन की बात करें पहले। इसमें भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में जानकारी आपको कुछ होना चाहिए। जैसा मैं बता दूं कि पिछला जो बिहार एसएससी पहला इंटर स्तरीय एग्जाम हुआ था, उसमें मैं अपियर हुआ था, पीटी भी हुआ था, मेंस भी हुआ था, टाइपिंग में नहीं दे पाया था। ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन नहीं होने के कारण मेरा नंबर कम था। अगर नंबर ज़्यादा होता तो बिना टाइपिंग वाला भी पोस्ट मिल जाता, जैसे राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव मेरा मिल जाता। लेकिन उतना नंबर नहीं होने के कारण राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव नहीं हुआ, और टाइपिंग में जब क्वालिफाई हुआ नहीं तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं सारी बातें बताऊंगा कि टाइपिंग में कितना स्पीड चाहिए, क्या हिंदी होना चाहिए कि इंग्लिश होना चाहिए, सारी बातें आपको आगे के वीडियो में मिलेगा। भारत और पड़ोसी देश के बारे में, ऐसा नहीं कि भारत और पड़ोसी देश के बारे में, जैसे पिछला बार क्वेश्चन मेंस में पूछा था कि म्यांमार स्वतंत्र कब हुआ था, म्यांमार ब्रिटिशर से स्वतंत्र कब हुआ था, 1948 इसमें क्वेश्चन पूछा था। ऐसा नहीं कि हम लोग पड़ोसी देश के बारे में, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, आपको हम बताएंगे कि आखिर पड़ोसी देश के बारे में क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना और कहाँ से पढ़ना, उसका सोर्स क्या होगा। ओवरऑल लास्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि फाइनल लोग कितने सिलेक्शन हुए, पिछला बार कितने लोग का सिलेक्शन हुआ था, हमारे संस्थान से संबंध रखने वाले कितने लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ, वही मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में। पड़ोसी देशों का इतिहास के बारे में पढ़ना है, भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना। भारत के इतिहास में टोटल पढ़ना आपको प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों पढ़ना होगा। भारत संस्कृति, भारत का कल्चर भी पढ़ना, भूगोल भी पढ़ना है आपको, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, मैक्सिमम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। विश्व भूगोल से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, भूगोल का मतलब कंप्लीट भूगोल। जैसा कि फिजिक्स में भी आपको खगोलिक की जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी से रिलेट करता है, इसमें ब्रह्मांड, सौरमंडल वगैरह के बारे में पढ़ना होता है, तो भूगोल का मतलब कंप्लीट भूगोल पढ़ना है। आर्थिक परिदृश्य भी आपको पढ़ना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष जो हमारे आधुनिक भारत का टॉपिक है,
स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे कैसे देश को आज़ादी मिली, कौन संगठन हुआ, क्या नारे हुए, वचन नारे, सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड होगा। भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का कृषि कैसा है, आत्मनिर्भर है, भारत का कृषि कैसा है, सिंचाई व्यवस्था कैसा है, बृहद सिंचाई है, लघु सिंचाई है, भारत बृहद जोत है, लघु जोत है, सीमांत जोत है, सारी के बारे इसमें चर्चा करना होगा। कौन सा उपजाऊ में ज़्यादा है, कौन सा कृषि में ज़्यादा अग्रणी राज्य है, कौन ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करता, सारी बातें कृषि में इंक्लूड होगा। प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख बातें कर, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय कृषि अभी भी मानसून पर आधारित है, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था भी पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी के बारे में भी चर्चा करना, आपको भी आपको पढ़ना है टॉपिक में। इसमें सारी बातें आ जाएंगी, अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां, सारी बातें आ जाएंगे। देश की राजनीतिक प्रणाली, इसमें देश की राजनीतिक प्रणाली क्या है इसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी रखना होगा। पंचायती राज, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पंचायती राज प्रमुख सिलेबस नहीं हो। पंचायती राज से एक दो क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, तो पंचायती राज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कंपलसरी पढ़ना कि कौन सा भाग में, कौन अनुसूची में है, क्या वहाँ संशोधन का संबंध है, कौन पहली बार कहाँ लागू हुआ, वगैरह वगैरह बहुत कुछ इसमें शामिल होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी पढ़ना, जैसे 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो नेहरू जी लाए, सफल रहा, कब लाया गया, क्या इसका उद्देश्य था, सारी बातें इसमें आपको पढ़ना होगा। पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान भी पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना कंपलसरी पढ़ना, बिहार का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे बीपीएससी हो। और क्या, तो राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया, जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा है, तो उस समय झारखंड में बिहार का पार्ट था, अंग था, तो वहां से संबंधित भी आपको आंदोलन, जैसे संताल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, उन सारी बातों की इसमें आपको चर्चा करना होगा। सामान्य अध्ययन के आगे विस्तृत कड़ी में देखिए सामान्य अध्ययन का, जैसे इसमें आपको पढ़ना होगा समसामयिकी विषय, समसामयिकी करंट अफेयर से संबंधित होगा, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, योजना हो, पुरस्कार हो, सम्मान हो, सारी बातें आपको पढ़ना होगा। जैसा कि देख लीजिए वैज्ञानिक प्रगति, साइंस टेक के बारे में इसको जानकारी आपको लेना होगा। राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से रिलेटेड हो, राष्ट्रीय पुरस्कार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हुआ, पद्म भूषण हुआ, अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, सारी बातें आपको, जैसे ऑस्कर हो गया, सारी बातें, मान बुकर हो गया, सारी बातें आपको, राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सारी बातें आपको पढ़ना होगा। भारतीय भाषाएं से संबंधित आपको भी जानकारी रखना होगा कि कौन सा भाषा के लिए किसको मिला, क्या पुरस्कार मिला, सारी बातें भी होगा। लिपि के बारे में भी आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। राजधानी मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्यू किस देश का मुद्रा है, यूक्रेन का मुद्रा है, जैसे दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा देश का मुद्रा डॉलर नहीं है, 3 को डॉलर वाला दे देगा, को बिना डॉलर वाला देगा, रुपया कौन देश का मुद्रा नहीं है, सारी बातों को आपको पूछेगा। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, पूछेगा अफगानिस्तान की राजधानी का, तुर्कमेनिस्तान का कहाँ, उज्बेकिस्तान की कहाँ है, आपको कूट मिलाने के टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये दे देगा एक तरफ राजधानी की तरफ मुद्रा मिलाने के लिए पूछ सकता है, सिंगल में भी पूछ सकता है, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, ओवरऑल सारी खेल से संबंधित, खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। और क्या इत्यादि महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे वर्तमान में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जो घटनाएं घटित हुई है, जो चर्चित रहा, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्या पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ सोर्स होगा, इसके लिए भी मैं भी बताऊंगा, कारण कि करंट अफेयर रिजल्ट में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपको 10 नंबर करंट अफेयर पूछ दिया, तो करंट अफेयर में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कारण कि अनेक घटनाएं दिन प्रतिदिन अनेक घटनाएं घट रही है, तो अब किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, इन सारी बातों को मैं चर्चा करूंगा। नहीं तो पढ़ते जाएंगे, अगर डेली भी करंट अफेयर खाली पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि लिमिटेड सोर्स में बेहतरीन तैयारी करने के आपको मैं सूत्र दूंगा, मूल मंत्र दूंगा, वो अगला वीडियो में बताऊंगा आपको। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं साइंस का, हम लोग विज्ञान की बात करने जा रहे हैं। तो इसमें अब सिलेबस में आपका लिखा हुआ सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय होंगे, मैट्रिक स्तर से संबंधित आपको साइंस का क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं कि IITN लेवल का क्वेश्चन होगा, नीट मेडिकल का क्वेश्चन होगा, इंटर लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा, कॉमन क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता, सर्वसाधारण क्वेश्चन रहता है, मैंने बहुत ईजी भी नहीं, कुछ जब बहुत ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं, 1-2 क्वेश्चन कुछ मॉडरेट रहता है, नहीं तो संभवतः आपको मैट्रिक लेवल का ही क्वेश्चन से काम चल जाएगा। उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इसमें क्या भौतिक विज्ञान हो, इसमें क्या भौतिक शास्त्र होगा, फिजिक्स होगा, भौतिक विज्ञान होगा, रसायन शास्त्र होगा, केमिस्ट्री होगा, इसमें जीव विज्ञान बायोलॉजी का भी होगा। ओवरऑल अगर तीनों की फोकस करें तो ज़्यादातर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है, ओवरऑल अगर तीनों की बात करें तो ज़्यादातर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए भी मैं साइंस के लिए भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, इंतजार कर लीजिए, बस 1-2 दिन उसके लिए भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। बाकी मैथ, नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक का क्वेश्चन रहता है, अगर नंबर सिस्टम अर्थमेटिक आपको आता है तो समझिए कि आपको मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, फिर भी ओवरऑल अगर आपको नहीं है तो हर एक टॉपिक को एक एक बार 2-2 बार कर करके आपको पढ़ना पड़ेगा। और रीजनिंग का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, तो रीजनिंग में ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो आपको छोड़ने लायक है, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, कथन निष्कर्ष कारक हो, फिगर दिखा के पूछने वाला हो, ये ब्लड रिलेशन हो, सारी टॉपिक से
मतलब रीजनिंग का ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं जो आपको छोड़ना है। सबसे ज़्यादा आपको जो स्कोर कराएगा, सबसे ज़्यादा जो आपको नंबर उठाएगा वो रीजनिंग में उठाएगा। तो आपको रीजनिंग का सारा टॉपिक आपको पढ़ाना है और रीजनिंग का भी कोई टॉपिक नहीं छोड़ना। बाकी मैथ और रीजनिंग के बारे में विशेष हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी जो एक्स फैकल्टी अन अकेडमी के रवि सागर सर हैं, आपको बताएंगे मैथ और रीजनिंग के बारे में कि क्या पढ़ना कैसे पढ़ना। इतना आपको पीटी के लिए पर्याप्त है। इतना में आप पीटी क्वालिफाई कर देंगे, मतलब कि 11,098 पद के 5 गुना में आप शामिल हो जाएंगे। जब इतना कर देंगे, पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको एक अंदर से जुनून आएगा। एक होता है इच्छा, एक होता है स्वेच्छा। अगर दूसरा कोई कह रहा है पढ़ने के लिए तो आपको इच्छा जागृत होगा, लेकिन खुद से अगर मन में मोटिवेट, अगर मन में लगा करना हमको पढ़ना है, हमारी इच्छा, हमारी चाहत, जरूरत है, अगर स्वेच्छा जागृत हुआ, हमें कुछ कर गुजरना है अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के समान, समस्त सगे संबंधियों के समान में अगर हमको कुछ कर गुजरना है, तो फिर आपके अंदर वो ऐसा ऊर्जा जागेगा कि पीटी के बाद मेंस निकालने के लिए 50% आपका काम हो जाएगा। आपको कोई कोचिंग संस्थान रिजल्ट नहीं दिलाता, बस आपको गाइड कर सकता है, पथ प्रदर्शक बन सकता है। सबसे समस्या ये हो गया है कि पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या छोड़ना है। गाइड के बिना लोग जो है से भटक जाते हैं और ओवरऑल सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। और तब तक 2-4-5 साल ऐसे ही बीत जाता कि क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। बहुत आपको सेंटर पर मिलेंगे, कहें कि इसमें निगेटिव भी है का। एक एक बारीकी बातों को समझना होगा, आपको एक एक चीज़ को पढ़ना होगा, आप उसके लिए जूझना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को रगड़ना होगा। और आप अपने आप से भी अगर पूछिए, आप अगर अपने आप से आप पूछिए कि क्या आपके अंदर उतनी चाहत है, आपके अंदर उतना क्षमता है, तो फिर आप ये नौकरी में लगिएगा, अन्यथा नहीं लगिएगा। आपका समस्या को कोई दूसरा से दूर नहीं होगा। आपके अंदर क्या कमी है, कहाँ आप कमजोर हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। आप किसी को बताएंगे तो भी उतना नहीं समझ सकता जितना आप खुद समझते होंगे। तो कहने वालों ने भी कहा है, न राही से निकलेगा न रहबर से निकलेगा, वतन की रे हमें रगड़ने देड़ियाँ यहीं पे, उम्मीद है पानी यहीं से निकलेगा, उम्मीद है पानी यहीं से निकलेगा। सूझबूझ से अपने आप को निखारिए। आपके अंदर वो योग्यता है जो आप प्रदर्शित करेंगे, आपके अंदर वो क्षमता है जो प्रदर्शित करेंगे, तो आपको नौकरी हो सकता है, इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपका पीटी सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग प्रक्रिया चर्चा करते हैं मेंस के लिए। आइए हम लोग मेंस के बारे में जानते हैं कि क्या मेंस में पेपर दो होता है। मेंस में जो पेपर होगा दो, पेपर 1 में क्या होता है, हिंदी होता है। पेपर हिंदी 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, सिर्फ इसमें 33% लाना है। और 33% लाना है, तो इसके लिए हमको लगता है कि कभी भी आप नहीं पढ़िएगा ना, तो वो हिंदी में आप क्वालिफाई करिएगा। ये हिंदी नंबर का मार्क्स नहीं जुड़ता है। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी टीचर आपसे जिनका फ्रिक्वेंसी मिलता है, आपका जिनसे तालमेल मिलता है, आप जिनका बात को अच्छा से समझ सकते हैं, उनका मैराथन मास्टर वीडियो, जो बड़ा बड़ा वीडियो होता है हिंदी का, इसमें शुरू से लेकर अंत तक चर्चा करते हैं। तो एग्जाम के टाइम में 1-2 बार देख लेंगे, अभी से कुछ नहीं, एग्जाम के टाइम में 1-2 बार देख लेंगे, आपको बन जाएगा। इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है हिंदी में, तो आप अंदाजा भी नहीं उतना लगा सकते कि इतना हल्का पूछता है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, राम आम खाती है, इसमें गलती कहाँ है। आप अगर एग्जाम देकर निकलेंगे तो लगेगा कि मेरा 1-2 को गलती हो गया, वह बहुत बड़ी ज़्यादा बात है। जैसा कि आप देखें कि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट की है बिहार टीचर के लिए, उसका भी हिंदी उतना टफ नहीं किया गया, उसका भी हिंदी एकदम आसान बनाया गया था, उसका भी एकदम आसान क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन जो डेट वाइज होगा, वो आप देख सकते हैं कि किस लेवल का हिंदी का क्वेश्चन पूछा है। हिंदी में आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और इसका मार्क्स टूटता भी नहीं है। आगे पेपर 2 की बात करें, मेंस में पेपर 2 होगा, पेपर 2 होगा, मेंस में पेपर 2 होगा, पेपर 2 की बात करें तो सेम वही 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, टोटल पूर्णांक होगा 600 नंबर का। मैथ इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होगा, रीजनिंग इसमें भी 50 होगा, जीके जीएस 50 होगा, साइंस 25 होगा। सेम पीटी वाला ही सिलेबस है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो स्टार्टिंग में पीटी का सिलेबस बताया, जैसे पड़ोसी देश के बारे में बताया, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया, भूगोल के बारे में, भूगोल की चर्चा हो, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, वर्तमान समसामयिक घटनाओं के बारे में, खेल खिलाड़ी के बारे में जो है, जो जैसा कि पेपर 1 के लिए जो सिलेबस आपको बताया, वो सारा का सारा एकदम हूबहू, ना तो कोई क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा, ना ही कोई सब्जेक्ट में चेंज होने वाला, सेम टू सेम उसी टाइप का उसी लेवल का क्वेश्चन मेंस में भी रहता है। इसमें भी कोई आपको समस्या नहीं होगा। इस निगेटिव अगर बात करें तो निगेटिव में इसमें भी वही नंबर काटा जाएगा रॉन्ग पर और 4 नंबर मिलेगा राइट पर। जैसे मान के चलिए आप टोटल क्वेश्चन जैसे मान के चलिए टोटल क्वेश्चन अगर 20 था, आप सही बनाते तो 20 के कितना नंबर आपको मिलता, 80 नंबर मिलता, 20 के 80 नंबर मिलता। लेकिन 20 में आप ऐसा किए कि 15 क्वेश्चन सही कर पाए, 15 क्वेश्चन सही कर पाए, तो 15 के कितना मिलेगा आपको, 60 नंबर सही वाला। और अगर छोड़ दिए, आप नहीं बनाए, तो आपको 60 नंबर के 60 नंबर रहेगा। लेकिन 20 क्वेश्चन में आप 5 क्वेश्चन गलती कर दिए, तो 5 क्वेश्चन गलती किए मैंने रॉन्ग वाला कटेगा, तो 5 नंबर कटा, यानी कि 60 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 55 नंबर आपका बचेगा। ठीक है,
बाकी जो गलती बनाए थे, कितना लोग कहता है ना कि सर ये जो 5 रहा है इसमें से कटेगा, इसमें से कटेगा। अरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्र, आप 5 नंबर तो गलती कर चुके हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 आप गलती कर चुके हैं, तो 5 तो हटा ही देना है। बाकी 5 नंबर जो गलती की उसके बदले दंड आपको, पनिशमेंट मिलेगा आपको, यानी 5 नंबर। तो 5 नंबर सही में से पनिशमेंट काट दिया जाएगा, 55 नंबर आपको बचेगा। आपका पीटी आपका पीटी में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद फिर प्रॉपर वे में एक डेट आता है, नोटिस आता है मेंस के लिए फॉर्म भरने का। और जब मेंस के लिए फॉर्म भरने का नोटिस आएगा, उसी नोटिस में आपको पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाए, उसी नोटिस में आपको पोस्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। टोटल मिलाकर इसमें 22 पोस्ट है, पिछलका में 24 पोस्ट था। तो 22 पोस्ट के बारे में आपको सीक्वेंस प्रायोरिटी के हिसाब से देना होगा, जिसमें आपको चयन करना होगा कि 1 नंबर पोस्ट हम क्या चाहते हैं। 1 नंबर पर राजस्व कर्मचारी रखना चाहते हैं, 2 नंबर पर पंचायत सचिव रखना चाहते हैं, 3 नंबर पर लिपिक रखना चाहते हैं, 4 नंबर पर क्या रखना चाहते हैं। सारी बातें आपको चर्चा करना होगा। सारी पोस्ट के बारे में आपको 1 से लेकर के 22 तक का सीक्वेंस देना होगा, नंबर देना होगा। पोस्ट का नंबर रहता है, उसका नंबर देना पड़ेगा। उसके लिए वीडियो जिस समय आप पीटी के रिजल्ट के बाद उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि कौन सा पोस्ट आप अप्लाई करें, कौन सा पोस्ट पहले प्रायोरिटी दे, कौन सा दूसरा दे, कौन सबसे अंतिम में दे, कौन 22वां में दे, कौन पहला में दे, कौन तीसरा में दे, कौन दूसरा में दे। मैं आपको खुद सारी पोस्ट के बेनिफिट के साथ साथ उसका सीट का मेंशन करते हुए आपको बताऊंगा। लेकिन पीटी के बाद इंतजार करना पड़े लेकिन पीटी के बाद आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा मेंस एग्जाम के लिए। जैसा कि पिछला बार 13,000 टोटल पद था, तो 13-25 65,000 पीटी का रिजल्ट दिया था और लोग मेंस उतना अपेयर हुए, तो मेंस के बाद 60,000 का मेंस में भी रिजल्ट दे दिया। मतलब कि कुछ को छोड़ करके बाकी सब रिजल्ट दे दिया। मेंस के लिए अगर आपका रिजल्ट आ गया, तो जिनका जिनका मेंस का रिजल्ट आ गया है और जो टाइपिंग पोस्ट के लिए भरे हैं, उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग की बात करें, जैसा कि आप लाइन देख रहे हैं, लाइन शायद आपको समझ में ना आए। टाइपिंग जब आपको चूज करना होता है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ भी चूज कर सकते हैं, या सिर्फ इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, या सिर्फ हिंदी भी चूज कर सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है। जब आप टाइपिंग देने जाएंगे, तो अगर हिंदी में क्वालिफाई हैं, इंग्लिश में फेल हैं, तो भी आपको हिंदी के अकॉर्डिंग कोई पोस्ट मिलेगा। यदि इंग्लिश में क्वालिफाई है, हिंदी में फेल है, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग कोई आपको पोस्ट मिलेगा। कोई बंदा सिर्फ इंग्लिश भरा है और इंग्लिश में क्वालिफाई हो गया, हिंदी तो भरा नहीं, तो ऐसा नहीं कि उसको छांट दिया जाएगा, इंग्लिश के अकॉर्डिंग उसको पोस्ट मिलेगा। और जो सिर्फ हिंदी भरा है, उसको हिंदी के अकॉर्डिंग भी पोस्ट मिलेगा। माने दोनों भर सकते हैं, लेकिन दोनों में क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। हाँ, एक होता है बैकअप प्लान। अगर आप दोनों में टैलेंटेड हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो फिर दोनों ट्राई करिए, जिसमें पास हो जाएगा उसके हिसाब से मिलेगा। पिछले बार जो मेरिट बनाया था नॉन टाइपिंग, जैसे राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव, तो हर कोई चाहता कि अच्छा ही पद मिले, तो राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव का कटअप ज़्यादा लग गया था। इसका नंबर कम था, उसको जिसका नंबर कम था और टाइपिंग में क्वालिफाई था, तो टाइपिंग पोस्ट मिल गया। या कोई मान के चलिए टाइपिंग में पोस्ट पहला प्रायोरिटी में चूज किया है, तो उसको भी मिल गया था टाइपिंग क्वालिफाई किया तो। और जो बंदा का नंबर कम था और टाइपिंग क्वालिफाई नहीं किया और उसको पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी का नंबर नहीं था, उसको नहीं मिला। जैसे हमको भी नहीं मिला, टाइपिंग हम क्वालिफाई नहीं किए और पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी पर नंबर नहीं था, नहीं पोस्ट मिला। ये सिर्फ टाइपिंग पोस्ट के लिए आवश्यक है। मतलब कि टाइपिंग जो आपको टाइपिंग पोस्ट चाहिए, सिर्फ उसी के लिए जरूरत है। सब में अगर आपको है कि नहीं, अगर आपको है कि मैं नहीं रेलवे में जॉब करता हूँ, अगर बिहार में पंचायत सचिव या राजस्व कर्मचारी मिलेगा तभी आएंगे ना, तो हम जहाँ हैं वहीं सही है। तो फिर आपको क्या जरूरत है? आपको टाइपिंग वाला पोस्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, टाइपिंग की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं टाइपिंग वाला मिले तब वो आ जाए, तो फिर टाइपिंग में आप आ सकते हैं। अगर बात करें हम लोग हिंदी टाइपिंग का, अगर बात करें हम लोग हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट मांगता है। अगर बात करें इंग्लिश टाइपिंग का, तो 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइप करना होगा, तब आप टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे। बात रहा एरर और बैक स्पेस का, तो हमको एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितना वर्ड माप था, कि कितना एरर टोटल माप था, ये हमको एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन उसमें कुछ न कुछ दिया रहता है कि इतना एरर आपके लिए माफ है, उतना गलती भी वर्ड आप टाइप करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं, या उतना बैक स्पेस लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है। टाइपिंग के लिए आप सेपरेट किसी का वीडियो देख सकते हैं। अन्यथा हम अगला वीडियो जब पीटी के बाद मेंस के लिए और टाइपिंग के लिए बनाएंगे, तो उसमें मैं मेंशन कर दूंगा। नोट क्या है भाई? तो टाइपिंग और डीसीए का सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के पहले का डेट में ही होना चाहिए। जैसे 27 सितंबर से फॉर्म भराना शुरू होना है, तो 27 सितंबर से पहले के डेट में आपका टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई पोस्ट ऐसा भी है तकनीकी के लिए जिसमें आपको डीसीए या डीसीए दोनों में से कोई चलेगा,
एडीसी है तब वो चलेगा, डीसी है तब वो चलेगा, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको 27 सितंबर से पहले के डेट का इशू होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे भरेंगे तो सबमिट करने से पहले आप देख लें कि आश्वस्त हो लेंगे मेरा सर्टिफिकेट जो है सब सही है या नहीं है। सारी कागजात को आप एक फाइल में रख लेंगे। पिछले बार हुआ क्या था कि वेरिफिकेशन में बहुत लोगों को समस्या हुआ था। वेरिफिकेशन में जैसे कि 13-14 का वैकेंसी था, जाहिर सी बात है आप 22 में उसका वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो समस्या तो होगा ही ना। बहुत लोग कहा था कि पुराना एनसीएल खत्म हो गया, नहीं मेरे पास भुला गया, गुम हो गया, तो वहाँ उन लोग छट जा रहे थे तो वहाँ छट जा रहा था। जब छट के निकल रहे थे तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे आंख से आंसू नहीं निकल रहा है, हृदय से आंसू निकल रहा है, ऐसा हम प्रतीत हो रहा था। तो आप ये सब गलती नहीं करेंगे, आप सब कुछ अच्छा से पहले कागजात जमा कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म सबमिट करेंगे। तो जो फॉर्म भरते समय देंगे, चाहे वो एनसीएल हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो या आपका स्थानीय प्रमाण पत्र हो, कोई भी सर्टिफिकेट जो आप फॉर्म भरते समय लगाए हैं, वो फॉर्म भरते समय जो लगाए हैं उसका ओरिजिनल वेरिफिकेशन में देखता है, उसका 3 कॉपी फोटो कॉपी भी मांगता है। और जो आप फॉर्म भरते समय फोटो दिए हैं वो फोटो भी आपका वही भी होना चाहिए, वो फोटो के साथ आपका हो सकता है। इसलिए फोटो भी जो फॉर्म भरेंगे उस समय जो देंगे वो फोटो भी आप अच्छा से सुरक्षित रख लेंगे। तो वही कह रहा, ओरिजिनल देखेगा और 3 फोटो कॉपी लेता है, तो 3 फोटो कॉपी आयोग रख लेगा, जिसमें में एक आयोग के पास जाएगा और एक डिपार्टमेंट को जाएगा, जो डिपार्टमेंट में आपका चयन होना है तो वहाँ जाएगा जहाँ आप पोस्टेड होंगे, जहाँ आप एक वहाँ जाएगा जहाँ आप पोस्टेड होंगे, तो 3 कॉपी रख लेता है। ध्यान रखना है कि अपना फोटो जो फॉर्म भरते समय लगाते हैं उसको भी सुरक्षित रख लेना, क्योंकि वेरिफिकेशन में वही फोटो मांगता है जो आप फॉर्म भरते समय दिए थे। अब मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछला पहला इंटर स्तरीय जब बिहार में वैकेंसी आया था उसमें फाइनल सिलेक्शन किनका हुआ और कितने लोगों का हुआ। पहले मेरा ऑनलाइन पकड़ा नहीं था, पहले ऑनलाइन में हमको कुछ नहीं पता था, 0 कोई आइडिया, ना तो यूट्यूब ना एप्लीकेशन, कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे सारी बातें समान होते जा रहा है, धीरे धीरे सब कुछ सीखते जा रहे हैं। नहीं होता कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, आवश्यकता पढ़ने लगा धीरे धीरे सीखने लग रहे हैं। तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। और बहुत जल्द, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार इंटर स्तरीय दूसरा वैकेंसी जब आया है और दरोगा का भी वैकेंसी आने का संभावना है, 1288 पद के लिए आने का संभावना है। तो दोनों का सम्मिलित रूप से एक कंबाइंड कोर्स लेकर आएंगे जो ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। ऑनलाइन में भी कोर्स को प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा, जो फी बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम फी मिनिमम फी रखा जाएगा, जितना सिर्फ पोस्ट आ जाए, जितना में सिर्फ की संस्थान चल सके उतना मिनिमम फी रखा जाएगा। बाकी आपको दिखाते हैं कि ओवरऑल सिलेक्शन कितने लोग का हुआ और कौन लोग का हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है आपका सूरज जी वर्तमान में राजस्व कर्मचारी हैं। गया में इनका ट्रेनिंग हुआ है। इत्तेफाक कहिए कि सूरज जी और कौशल जी जहाँ गया में ट्रेनिंग कर रहे थे, वो ट्रेनर जो थे वो हमसे परिचित थे। बीपीएससी के थ्रू उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी हम रोड पर हैं। तो ट्रेनिंग इन लोग के जो मेरे से संबंधित है वही ट्रेनिंग करवाए हैं। आगे देखिए, राजीव पाठक राजस्व कर्मचारी हैं, राजेश पाठक ही राजस्व कर्मचारी हैं। आगे आप अगला में देख लेंगे आप, ये प्रदीप जी यूपी से हैं। प्रदीप जी का नॉलेज की मैंने यूपी से, तो ऐसे आप समझ रहे होंगे जनरल कटअप से फाइट किए हैं। और आप इनका नॉलेज के बारे में कहें तो कोई ऐसा सेट नहीं था जो 125 प्लस नहीं जाता था, तो नॉलेज तो कूट कूट के भरा था। ओवरऑल इन पंचायत सचिव बने हैं, पंचायत सचिव के रूप में भी कार्यरत हैं। ये प्रतीक जी का रोल नंबर है और आपका देख रहे हैं पंचायत सचिव का पद है, पोस्ट है, और नाम और पंचायत सचिव सब व्हाट्सएप किए हैं। आगे कौशल जी हैं। कौशल जी जैसा कि आप यूट्यूब पर एक वीडियो देखे होइएगा, सुनील बिहार दरोगा का, जैसे कि आप यूट्यूब पर वीडियो देखे सुनील बिहार दरोगा का नाम से, सुनील बिहार दरोगा के साथ कौशल जी मिठाई लेकर के आए थे। उस समय इनका चयन नहीं हुआ था, उस समय फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। दोनों मित्र थे, दरोगा में सिलेक्शन हो गया और फाइनल कौशल जी राजस्व कर्मचारी बने। पहले एमटीएस ज्वाइन किए, एलडीसी ज्वाइन किए, अब वर्तमान में बिहार में राजस्व कर्मचारी हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनका एमटीएस वाला एडमिट कार्ड के साथ फोटो लगाएं, कि एलडीसी वाला एडमिट कार्ड के साथ फोटो लगाएं, कि राजस्व कर्मचारी वाला फोटो लगाएं। ओवरऑल हमको बिहार इंटर स्तरीय वैकेंसी के बारे में बताना था, इनको राजस्व कर्मचारी वाला फोटो लगाएं। रक्षा मंत्रालय में दिल्ली में कार्यरत थे, वर्तमान में बिहार में सेवा दे रहे हैं, कार्यरत है, वर्तमान में बिहार में सेवा दे रहे हैं, कार्यरत है। तो मल्टी टैलेंटेड बंदा है। आगे देख लीजिए, और ये है आपका रंजीत जी देखने में जितना मासूम लग रहे हैं, देखने में जितना मासूम लग रहा है इतना मासूम है नहीं।
रंजीत रंजीत जी देखने में इतना मासूम लग रहे हैं, इसमें इनमें 4 स्टार क्यों लिखे हैं, 4 स्टार क्यों दिए हैं, तो इसका कारण है आज तक हम इनसे ज्यादा तेज स्टूडेंट को नहीं देखे। मतलब जिंदगी का इतना लाइफ गुजारने तक इनसे ज्यादा तेज स्टूडेंट हम नहीं देखे अपने लाइफ में। ये बंदा में इतना टैलेंटेड, मतलब कि आज का नहीं है, जैसे 13-14 का वैकेंसी है तो पता ही चल, जैसे 13-14 का वैकेंसी है तो स्पष्ट है कि पुराने बंदे होंगे। ये कितना मासूम लग रहे हैं, पुराने बंदे होंगे। 2013-14 में भी इनका जब एलडीसी का सेट बनाते थे, 50 में 50 मैथ, 50 में 50 रीजनिंग। ऐसा नहीं कि मतलब कि इतना दिन की मैच्योरिटी है तब इनका नॉलेज था, मतलब मैथ भी बनाना तो कलम को नीचे रख के, कलम को नीचे रख दिए, ऐसे ऐसे जोड़ जाड़ के मैथ ये आंसर होगा। मतलब इतना ज्यादा नॉलेज एक स्टूडेंट में हम कभी नहीं देखे जितना इनके अंदर भरा हुआ है। चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो। इंग्लिश बंदा का सही नहीं था, नहीं तो एसएससी सीजीएल में अभी इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं। मैथ जीएस, मैथ हो, जीएस हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, इन सारे में पारंगत हासिल किए हैं। बता दें आपको कि एएसएम एनटीपीसी का स्टेशन मास्टर का जॉब छोड़ करके बिहार एसएससी में वर्तमान में समाहरणालय में कार्यरत है। मतलब कि परिवार के प्रति समर्पित बंदा है। स्टेशन मास्टर का जॉब छोड़ करके फाइनल से, ऐसा नहीं कि मतलब कि चलो पीटी दिया मेंस दिया, ऐसा नहीं, फाइनल सिलेक्शन छोड़ करके, सारा कुछ आने के बाद छोड़ करके और बिहार समाहरणालय में ज्वाइन किए। तो इतना ज्यादा टैलेंट है। और सचिवालय का पीटी और मेंस दोनों दे चुके हैं, बिहार सचिवालय एसएससी सीजीएल 3 का, और हमको नहीं लगता कि इनका नहीं होगा। जो चयन किए तो उस चयन प्रक्रिया के हिसाब से, चयनित पोस्ट के अनुसार से समाहरणालय में पोस्टेड हैं, अपना होम डिस्ट्रिक्ट जॉब कर रहे हैं, कार्यरत हैं। स्टेशन मास्टर का जॉब छोड़ दिए। आगे बीकी का बात करें, इनका विमलेश नाम है लेकिन बीकी बीकी लोग बोलते हैं। ये भी राजस्व कर्मचारी हैं। आपको एक ऐसे राज बताने जाने वाले हैं। आज आपको एक ऐसा राज बताऊंगा जो संस्थान से जुड़े ऐसे ऐसे लोग हैं। जैसे आप यूट्यूब पर एक वीडियो देखोगे लकी आनंद का वीडियो, जो बिहार दरोगा, उनकी 2 बहनें और खुद लकी आनंद, अपनी सगे बहनें, अपने सगी बहनें और भाई, तीनों वर्तमान बिहार में सेवा दे रहे हैं। यूट्यूब पर एक और वीडियो देखिएगा, विवेक कुमार झारखंड दरोगा होंगे, उनका अपना कजन उमेश यादव, वो भी झारखंड दरोगा, उमेश यादव भी झारखंड दरोगा, और उनके फैमिली के 2-3 मेंबर और पढ़ चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं। और इनका मैं बताऊंगा आगे कि इनके साथ साथ इनके 2 और कजन भाई बिहार में राजस्व कर्मचारी के पद पर तीनों सेवा दे रहे हैं। आगे मैं आपको अगला दिखाता हूं कि कौन है वो। इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। मुन्ना कहिए चाहे विकास कहिए, मुन्ना मुन्ना बोलते हैं लोग, विकास इनका नाम है। जो इसे जैसे जो अभी दिखा ना फोटो है, इन्हीं का ही कजन है, इन्हीं का ही कजन है। और ये भी बिहार राजस्व कर्मचारी के पद पर चयनित है। इस सुमन जी की बात करें, इनका डॉक्यूमेंट में कुछ इशू था, जो फाइनल ओवरऑल एफिडेविट वगैरह कराना था। जो आपको जो मैं अभी जो आगे में आपको जो पीछे में आपको वीडियो दिखाया ना, तो उनसे ज्यादा मैं तेज कभी किसी कोई स्टूडेंट से नहीं मिला था। उनसे मैं मिला दिया इनको कि आप इनसे मिल लीजिए, जो जो आपको समस्या इनसे बोलिए, और वो इनका सारा डॉक्यूमेंट अरेंज कर दिए। आप यूट्यूब पर इनका वीडियो भी देख सकते हैं। ओवरऑल बिहार में सेवा दे रहे हैं, राजस्व कर्मचारी के पद पर चयनित है। अनुराग एसएससी एलडीसी में साउथ इंडिया में पोस्टेड थे। इनको वहाँ का जॉब, वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का रहन सहन, पीए पोस्टल असिस्टेंट पोस्टेड थे। जब रिजल्ट हुआ था इनका, पूछे कि सर कैसे करें, यहाँ जो वर्तमान में एसएससी में पीए पोस्टल असिस्टेंट है, यहीं पे जॉब करते रहे कि बिहार में राजस्व कर्मचारी का ज्वाइन करें। हमारे हिसाब से हमको लगा कि नहीं, कितना भी घर घर होता है कि आप वहाँ से छोड़ करके आ जाइए, आप बिहार राजस्व कर्मचारी ज्वाइन करिए, बिहार में सेवा दीजिए। तो वर्तमान में बिहार राजस्व कर्मचारी में जुड़े हुए हैं। आगे मैं बात करूंगा और मनीषा कुमारी का। वर्तमान में बिहार में सेवा दे रही हैं और राजस्व कर्मचारी के पद पर चयनित है। टाई वैसे सूट बूट से ऐसे लग रहे हैं जैसे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन हो। बिहार में राजस्व कर्मचारी के पद पर चयनित है और वर्तमान सीतामढ़ी में अपना सेवा दे रहे हैं। रेलवे, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या बीपीएससी हो, जेपीएससी भी, बीपीएससी एक बार नहीं कई बार, चाहे वो सिविल कोर्ट का हो, चाहे वो बिहार एसएससी सचिवालय हो, बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं था जो बंदा क्रैक नहीं किया था। लेकिन फाइनल सिलेक्शन
नहीं हो पा रहा था। जब जॉब कराया तो तीनों भाइयों को एक साथ कराया, जो पहले 2 दिखा चुका हूं और एक ये है। आगे रहे आपके नीतीश कुमार। ये बंदा रेलवे का जॉब छोड़ करके आया हुआ है। ये बंदा रेलवे का जॉब छोड़ करके आए हुए हैं। रेलवे में कार्यरत है, लेकिन बिहार में सेवा करने का मौका मिला तो वापस दौड़े चले आए। नहीं कहते हैं कि सुबह का भूला शाम में अगर घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो बंदा लौट आए और बिहार में सेवा दे रहे हैं। वर्तमान कर्मचारी के पद पर चयनित हैं और बिहार में सेवा दे रहे हैं। आई होप आपको कुछ वीडियो मोटिवेशन लगा हो, लाभदायक लगा हो। आगे देखते हैं अगला स्लाइड में क्या है। जो स्लाइड रहा आपके लिए। अगर चैनल पर नए जुड़े होंगे तो स्टडी पॉइंट पटना सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करना न भूलेंगे। अगर किसी भी तरह का आप सलाह, परामर्श, मशवरा चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप मेरा कमेंट करें, कमेंट को हम संज्ञान में लेंगे। आपको संभवतः जानकारी के अनुसार अपना क्षमता के अकॉर्डिंग बताने का प्रयास करूंगा। जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर, बिहार एसएससी की बात करें या दरोगा की बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा कवरिएशन नहीं है। तो दोनों का कॉम्बाइंड संयुक्त मार्ग बताएंगे, उस रास्ता पे चल के आप मंजिल को पाएंगे और आपका जॉब होगा। मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो जॉब सिविल जॉब है। आप पब्लिक के बीच में रहेंगे, पब्लिक से जुड़ाव रहेगा, पब्लिक के सुख दुख सुनने का मौका मिलेगा। यदि आप बिहार के हैं, चाहे कोई राज्य के हैं, तो जॉब बिहार में करेंगे। यदि आप बिहार के रहने वाले हों तो कहीं भी आपका जॉब दे बिहार में, 4 घंटा के अंदर आप घर पहुँच सकते हैं। अगर कोई समस्या हुआ अगर किसी तरह का आपका घर पे ज़रूरत है, जैसे कोई शादी, फंक्शन, पार्टी, किसी भी तरह का आपका रिक्वायरमेंट, घरे जाना जरूरी है, तो 4 घंटा के अंदर आप कहीं से भी कहीं से भी आप घर पहुंच सकते हैं। तो जॉब प्रोफाइल इससे बेहतर आपके लिए नहीं हो सकता है। हालांकि जॉब अपना तरह से सब सही है, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सब सही है, अपने अपने जगह पर सब सही है, कोई समस्या नहीं है, सब में अच्छा फैसिलिटी है, सब कुछ है। लेकिन हमारा मानना यह है कि यदि आप हिमाचल प्रदेश में जॉब करते हो तो वहाँ सेब सस्ता मिलेगा। यदि आप नागपुर में जॉब करते हो तो संतरा अंगूर सस्ता मिलेगा। मुंबई, नासिक क्षेत्र में आप जॉब करते हैं तो आपको वहाँ अंगूर सस्ता मिलेगा। यदि आप वहाँ से नासिक से अंगूर लेकर आएंगे तो बिहार आते आते आपका अंगूर का चटनी बन जाएगा, उसमें से शराब निकलने लगेगा। और यदि बिहार में आप जॉब करते हैं, कहीं मखाना मिलेगा तो कहीं लीची मिलेगा तो कहीं गोभी मिलेगा, कहीं टमाटर मिले, कुछ भी मिले। हम हिमाचल प्रदेश के वासी सेब से ज़्यादा बिहार का लीची पसंद करेंगे, टमाटर पसंद करेंगे, ताकि घर जाने लगे रास्ता में गोभी मिल गया, टमाटर मिल गया, जो भी मिल गया, 4 केजी टमाटर ले लिए, पूरा परिवार के साथ खाए। नहीं कहते हैं कि एक बार आइए ना अपना बिहार में। तो इतना ही कहना चाहेंगे कि बिहार में आप सेवा देना चाहते हैं, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हैं, समस्त सगे संबंधी गुरुजन का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, दृढ़ संकल्पित होकर एक बार मन से लगे और बिहार एग्जाम को क्रैक करें और फाइनल सिलेक्शन ले। नहीं कहते हैं कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो ऐसा नहीं कि असंभव है, बहुत ज्यादा टफ नहीं। आप चाहें तो आपके अंदर वो क्षमता है, वो स्टेमिना है, वो जुनून है कि आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पहाड़ है, पहाड़ ही रहेगा तो क्या, मेहनत तो हमारे खून में है, बस खाली जुनून की आवश्यकता है। एक समान व्यक्ति अपने फगुनिया पत्नी के लिए पहाड़ जैसे दुर्गम मार्ग को चीर करके रास्ता निकाल दिया, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। यदि तुम पहाड़ हो तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, लव यू।